देखो हिंदी में हम लोग आज पढ़ेंगे समास, ठीक है। अब समास क्या होता है इसको समझेंगे, समास आया कहाँ से ये समझेंगे, ठीक है। इसकी उत्पत्ति किस तरीके से होती है समझेंगे, समास कितने प्रकार के होते हैं ये हमें जानना है। उसके अलावा कहाँ से उदाहरण कितने पूछे जाते हैं वो भी हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम इसका समझेंगे कि समास की परिभाषा क्या है, समास है क्या, हम लोग पहले ये समझते हैं, ठीक है। तो समास सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा संधि पढ़ाया था। जिस तरीके से संधि होती है ना, संधि पढ़ाया था ना आपको, जिस तरीके से संधि होती है उसी तरीके से समास भी कार्य करता है। देखिए संधि हो गया, उपसर्ग हो गए, प्रत्यय हो गए, इनका काम क्या है, इनका काम यही है कि हिंदी जो भाषा है उसमें शब्दों का निर्माण करना, यानी शब्द भंडार बढ़ाना। कार्य तो यही है कि नहीं, बताओ। हमने आपको बताया था जो संधि होती है, दो जो शब्द होते हैं उन सार्थक शब्दों के जो वर्ण होते हैं, वर्णों के मेल के दौरान उत्पन्न विकार संधि कहलाती है। यानी दो शब्दों के वर्ण जब मिलते हैं तो वहाँ संधि बनती है। क्या बनती है? संधि। जैसे विद्यालय, तो विद्याधन आलय, यहाँ पर विद्या का अ, आलय का अ मिल करके बन जाएगा बड़ा। यानी संधि जब आपको पढ़ाई जाती है तो संधियों में, ध्यान से सुनिए परिभाषा, संधियों में दो वर्ण मिलते हैं। क्या मिलते हैं? वर्ण। मेरी बात ध्यान समझना, संधियों में क्या मिलते हैं? दो वर्ण। लेकिन समास में क्या होता है? समास में ऐसा नहीं होता, इसमें भी मिलते हैं, इसमें दो शब्द ही मिलते हैं। क्या मिलते हैं? दो शब्द। याद रखना शब्द और वर्णों में बहुत अंतर है। दो सार्थक शब्दों के वर्णों के मेल को संधि कह देंगे। क्या कह देंगे? संधि। लेकिन दो सार्थक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास। आई बात समझ में आया कि नहीं? दो सार्थक शब्दों के मेल से बना हुआ नया सार्थक शब्द क्या कहलाता है? समास। बात समझ पा रहे हैं? जैसे हमने कह दिया एक शब्द है आजीवन, क्या कह दिया? आजीवन। तो यहाँ पर एक शब्द हमने लिख दिया आजीवन, जैसे ये लिख दिया आजीवन। देखो इधर ध्यान से, आ और धन जीवन, ऐसे तो बनेगा ये। तो जीवन ये सार्थक शब्द है हमारा, ठीक है। आ का भी अपना विशेष अर्थ होता है। तो यहाँ पर आजीवन जब दोनों को जोड़ देंगे, जीवन मतलब जीवन जो चल रहा है, जीवन कह दिया, जीवन हमने लगा दिया आजीवन। आजीवन अगर लगा दिया तो मतलब ये बन गया समास, मतलब पूरे जीवन भर। हमने कह दिया जीवन, हम कह जीवन की बात कर रहे हैं, तुमने कहा जीवन, अच्छा जो जिंदगी चल रही है बस यही जीवन। लेकिन हमने कह दिया आजीवन तो तुमने कहा तो इसका मतलब क्या, अर्थ है बदल गया, जीवन भर। हमने कह दिया कि जीवन में तुम्हें ये काम करना है, जीवन में तुम्हें ये काम करना है, तो एक बार करना, 2 बार करना, तुम्हारी मर्जी के हिसाब से कोई भी काम कह दिया कि जीवन में तुम्हें एक बार जो है 10th पास होना है तो एक ही बार पास होना है। या वो कोई काम बता दिया कि जीवन में एक बार जो है कम से कम तुम्हें एक कार खरीदनी है, या और कोई काम कह दिया, जो भी कुछ भी काम। लेकिन अगर हमने ये कह दिया कि आजीवन तुम्हें ये काम करना है, तो मतलब पूरे जीवन भर वो करते रहना है काम, जीवन भर हर दिन वो तुम्हें काम करते रहना। ठीक है, बात समझ पाए? क्लियर? तो यहाँ पर आप समझे कि नहीं? देखो ये भी एक तरीके का शब्द है, ये भी तुम्हारा एक तरीके का शब्द है। हालांकि ये अक्षर है लेकिन फिर भी हम थोड़ी देर के लिए इसको शब्द मान लेते हैं। आ और जीवन दोनों को मिला दिया, यहाँ शब्द मिलते हैं। क्या मिलते हैं? शब्द। तो शब्दों के मिलने के पश्चात नया जो शब्द बन के तैयार हुआ, आ और जीवन मिला करके बन गया आजीवन। ठीक है, तो शब्दों के मिलने के पश्चात जो नया सार्थक शब्द बनता है उसी को हम लोग समास कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? समास। जैसे याद देखो भरपेट एक शब्द है, भरपेट, ठीक है। तो इसमें देखो भर एक शब्द होता है और पेट एक शब्द होता है, दोनों सार्थक शब्द, दोनों को एक साथ जोड़ दो तो भर का अर्थ, पहले भर हम कहते हैं भर, तो भर का अपना अलग अर्थ है, कोई भरना लगाएगा, कुछ और भी लगाएगा, ठीक है। पेट का अपना अलग अर्थ है, पेट, अच्छा ठीक है समझ में आ गया। लेकिन भर पेट अगर कह दिया तो क्या अर्थ होगा? पेट भर के खाना खिलाओ, ये अर्थ अलग बन गया उसका। तो दो सार्थक शब्दों के मिलने से जो नया शब्द बन रहा है सार्थक, बस वही समास कहलाता है। ठीक है, अब समास को अगर हम तोड़ करके देखें कि इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या बैठता है, तो सम धन आस, सम धन आस। सम माने हो गया समान, आस माने बैठना, मतलब समान रूप से बैठना पास में आकर के। दो शब्द, भर पेट, तो भर एक अलग शब्द है, पेट एक अलग शब्द है, असमान रूप से आकर के सामने बैठ गए एक दूसरे के, तो क्या बन गया? समास, समान रूप से बैठना। बात समझ पाए? तो ये समास का शाब्दिक अर्थ हो गया और उसकी परिभाषा हमने आपको बता दी। आगे देखोगे इसके अलावा समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त भी होता है। संक्षिप्त का मतलब समझता है वो शॉर्ट करना, ठीक है, ये भी होता है। जैसे अगर भरपेट कह दिया तो भरपेट एक छोटा सा वर्ड बन गया,
इसके लिए पहले भरपेट अगर नहीं था तो एक वर्ड था पेट भर के, क्या था, पेट भर के। तो पेट भर के बड़ा सा है कि नहीं शब्द, और उसके लिए छोटा सा शब्द बना दिया भरपेट। तो बताओ इतने बड़े को इतने छोटे में संक्षिप्त कर दिया कि नहीं। इसीलिए समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त भी होता है। आ रही बात समझ में कि नहीं। जैसे और भी उदाहरण देख लो, जैसे नियम के अनुसार, उन्होंने कह दिया नियम के अनुसार चलिए, तो ये इतना बड़ा, ठीक है, एक तरीके का वाक्य जैसा हो गया, नियम के अनुसार चलिए। तो नियम के अनुसार के लिए एक छोटा सा समास वाला शब्द लेकर के आए, समासिक शब्द लेकर के आए, यथा नियम, ठीक है, यथा नियम, तो छोटा शब्द हो गया। तो इसीलिए समास का सार्थिक सार्थिक अर्थ संक्षिप्त भी होता है। क्या होता है, संक्षिप्त। आ रही बात समझ में नहीं। समास का विलोम तुमसे अगर कभी पूछ दे कि समास का विलोम क्या है, तो समास का विलोम हो जाएगा व्यास। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि समास का विलोम क्या होता है, तो समास का विलोम क्या होता है बच्चा, व्यास। समास का विलोम व्यास, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, परिभाषा से जुड़ी हुई। अब आपसे पूछेगा जो समास होते हैं, समास कई प्रकार के हैं, अभी आगे पढ़ाएंगे, कई तरीके से बांट करके उसको पढ़ना है, वो भी आपको समझना है। कहेगा कि समास, जितने भी समास होते हैं, उन समासों का राजा कौन है, तो समासों का राजा होता है बहुब्रीहि समास। कौन होता है, बहुब्रीहि समास। आगे हम इसको पढ़ेंगे कि इसको समासों का राजा ही क्यों कह दिया, तो इसको पहले आप समझिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, तो ये बातें आपको याद रखना। समास का विलोम कौन सा है, व्यास। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, संक्षिप्त। समासों का राजा कौन है, बहुब्रीहि समास। कौन सा है, बहुब्रीहि समास। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि समास जो है, जो हमें पढ़ रहे हैं, ये वास्तव में आया कहाँ से, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। एक तरीके से हम जो पढ़ते हैं व्याकरण में, किस जगह से ये लाई करता है, कहाँ पे व्यवस्थित है, तो पहले ये पढ़ लेते हैं। तो समास जो है, यहाँ इसकी उत्पत्ति अगर आपको जानना है तो उसके लिए हमें शब्द भेद पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, शब्द भेद। शब्द भेद इससे पहले हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो शब्द भेद 4 तरीके से करते हैं। कितने तरीके से करते हैं, 4। पहला, शब्दों का भेद, यानी शब्दों को बांटना। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद, रचना के आधार पर शब्दों का भेद, अर्थ के आधार पर शब्दों का भेद, व्याकरण के आधार पर शब्दों का भेद। तो अगर उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद हम पढ़ेंगे, तो उत्पत्ति के आधार पर हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्द पढ़े थे। तत्सम, जो संस्कृत से आए हैं, तद्भव, जो बदल गए हैं संस्कृत से आने के बाद, देशज, विदेशज और संकर भी इसमें एक होता है। तो आप अभी 4 याद रखिए, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द भेद होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक, ये बताया था हमने आपको। इसके अलावा रचना के आधार पर शब्द भेद जो होते हैं वो ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द। अब इसमें समझिए कि ऋण शब्द क्या है, यौगिक शब्द क्या है, योग ऋण शब्द क्या है। ऋण शब्द वैसे शब्द जो एक विशेष अर्थ रखते हों, वो टूटते वगैरह ना हो ज़्यादा, ठीक है, वो ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे कप, ये ऋण शब्द है, विशेष अर्थ रखता है, टूटेगा का कप इसे बनाओगे क्या, तो ये ऋण शब्द है, मतलब एकदम टिका हुआ है, इसको तोड़ नहीं सकते, इसका विशेष अपना अर्थ है, 2-3 शब्दों से मिलकर के बना नहीं है, खास शब्द है ये, तो ये ऋण शब्द है। आए बात समझ में कि नहीं। इसके अलावा यौगिक शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द वे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलने के पश्चात बनते हैं। तो अच्छा एक चीज़ बताओ, यौगिक शब्द वे हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलने के पश्चात बनते हैं, वो यौगिक शब्द है। यौगिक मतलब मिलना, 2 शब्दों को जोड़ दो तो मिल जाए, तो वैसे शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द को अगर ध्यान से चलो तो संधि में भी तो यही काम हो रहा था, 2 शब्द जुड़ रहे थे, वो बात अलग है कि वर्ण जुड़ते हैं उसमें। उपसर्ग में भी यही काम हो रहा था, उपसर्ग आगे जोड़ रहे थे, प्रत्यय में पीछे से जोड़ रहे थे। और समास में भी यही काम होता है, 2 शब्दों को जोड़ा जाता है। तो यौगिक शब्द के अंदर आता है तुम्हारा समास, ठीक है। यौगिक शब्द के अंदर कितने लोग आते हैं, देखो यौगिक जो शब्द हैं, जितने भी अभी संधि वाले जितने उदाहरण पढ़े हैं वो यौगिक शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय वाले जितने उदाहरण पढ़े हैं यौगिक शब्द, और समास के जितने भी उदाहरण पढ़ेंगे ये सब यौगिक शब्द ही हैं। क्या है ये सब, यौगिक शब्द। बात समझ पाए, क्लियर। तो यानी समास आता कहाँ से, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हो रही, तो रचना के आधार पर जब हम शब्द भेदों को बांट करके पढ़ते हैं तो वहीं पर तुम्हें देखने को मिलेगा यौगिक शब्द। और यौगिक शब्द के 4 भेद हैं, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, जिसमें से संधि पढ़ चुके हैं, उपसर्ग, प्रत्यय और समास हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको खत्म कर देंगे। और इसके बाद योग ऋण शब्द क्या होता है, तो योग ऋण शब्द यही है कि जुड़ने के पश्चात 2 शब्दों को अगर जोड़ दें, जुड़ने के पश्चात जो नया सार्थक शब्द बना है उसका अर्थ है बिल्कुल अलग चला जाए, अर्थ बिल्कुल चला जाए अलग। तो बहुब्रीहि समास के जो उदाहरण होते हैं वो इसमें आते हैं, योग ऋण में। किसमें आते हैं, योग ऋण में, आगे बताएंगे आपको, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो समास यहाँ से आया एक तरीके से। इसके अलावा और जो हम लोग शब्द भेद की रचना करते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द कितने हैं, तो ये वोकैबुलरी एक तरीके से एकार्थी शब्द, अनेकार्थिक शब्द, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, ठीक है, ये वाले हम लोग पढ़ेंगे। और व्याकरण के आधार पर जो हम लोग पढ़ेंगे विकारी और अविकारी शब्द।
विकारी और अविकारी शब्द कुछ नहीं है, एक तरीके से अंग्रेजी में जो आप लोग पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, पार्ट ऑफ स्पीच जिसको कहते हैं, वो ये हिंदी की पार्ट ऑफ स्पीच है। तो इसको आगे हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, क्लियर, बात समझ पाए? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि उत्पत्ति कहाँ हुई, उत्पत्ति, समास की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, समझ में आया कि नहीं? यहाँ से समास की उत्पत्ति हुई है कि जब शब्दों का हम भेद करते हैं तो वहीं रचना के आधार पर जब शब्द का भेद करते हैं तो रचना के आधार पर शब्द भेद 3 प्रकार के होते हैं, और तीनों प्रकार में जो यौगिक शब्द भेद होता है उससे आया है समास, ठीक है। और क्यों आया हिंदी में? अगर कोई ये कह दे कि समास आया, कुछ है शब्दों का शब्द भंडार बढ़ाने के लिए, ठीक है, अगर कोई ये कह दे तो ये वो शब्द भंडार बढ़ाने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इतनी बात आप समझ गए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो, अब इसके बाद ये पढ़ लिया, अब इसके बाद ये देख लेते हैं, ये वाला समास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है, ठीक है, यानी समास से महत्वपूर्ण कुछ शब्दावली, मतलब समास से जुड़े हुए टॉपिक है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण टर्म आते हैं, उनको हमें समझना है। इससे भी जुड़े हुए प्रश्न तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इससे तो नहीं मिलेंगे, इससे लेकर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें देखो कई सारी बातें हैं, जैसे पहला एक टर्म है तुम्हारा समासिक शब्द या समस्त पद भी उसे कहते हैं, दूसरा है समास विग्रह, तीसरा है उत्तर पद, चौथा है पूर्व पद, ठीक है, फिर प्रधान, अप्रधान या गौण, ये सब क्या होता है इसको समझते हैं। तो पहले समासिक शब्द क्या है वो समझिए। देखिए, जो समासिक शब्द उसे कहते हैं जिस शब्द में या जिस यौगिक शब्द में समास हो वो समासिक शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? समास। जैसे ये जितने शब्द तुम्हें दिख रहे हैं ये सब समासिक शब्द हैं, ये क्या है? समासिक शब्द। इसी में से समास है, इनमें सब में समास के द्वारा ये बने हुए हैं, और समास का मतलब बता चुके हैं तुमको अभी, क्लियर, न कंफ्यूज ना होना। तो समास के द्वारा जितने भी शब्द बने वो सभी के सभी समासिक शब्द कहलाते हैं या समस्त पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्त। आई बात समझ में? बिल्कुल सरल सी बात है, यानी समास के द्वारा जो बने शब्द में समासिक शब्द कहलाते हैं, समस्त पद कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देखो, अगर जो समासिक शब्द बने हैं इनका पूर्ण रूप लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए? पूर्ण रूप, तो वो कहलाता है समास विग्रह। क्या कहलाता है? नई बात समझ में आया? तो इधर वाला जो तुम्हें दिख रहा है ये समास विग्रह है। जैसे यहाँ प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या है? समस्त पद, समास के द्वारा बना है, प्रति और दिन से जोड़ करके बनाया है, 2 शब्दों से जोड़ करके बनाया है। प्रति एक अलग शब्द है, दिन एक अलग शब्द है, इन दोनों को जोड़ करके बन गया प्रतिदिन। तो प्रतिदिन ये है समस्त पद या समासिक पद या समासिक शब्द, ये कह सकते हैं। और इसी का जो पूरा अर्थ है वो है प्रत्येक दिन। क्या है? प्रत्येक। तो जब इसका विग्रह किया है तो समास का होता है विग्रह, संधि का होता है विच्छेद। तो समास का जब विग्रह किया मतलब पूरा अर्थ इसका बताओ, विग्रह का मतलब पूरा अर्थ क्या है भैया इसका? तो विग्रह मतलब जो समासिक शब्द है उसका पूरा अर्थ वही कहलाता है समास विग्रह। तो 2 टर्म आपको समझ में आ गए होंगे, समासिक शब्द या समासिक पद। इसकी जो वर्णमाला लिखी हुई है, समास विधि से बना नया शब्द क्या कहलाता है? समासिक शब्द। उदाहरण हमने आपको बता दिया। और समास विग्रह समस्त पद का विस्तृत रूप, यानी समासिक जो शब्द है उसका विस्तृत रूप ही क्या कहलाता है? समास विग्रह। जैसे देखो ये बेकाम, बेकाम, तो बेकाम तुम्हारा क्या है? समस्त पद या समस्त शब्द कह सकते हो। तो बेकाम का पूरा अर्थ बताओ? बिना काम का, बिना काम का। तो बिना काम का ये इसका हो जाएगा समास विग्रह। आई मेरी बात समझ में? अच्छा, अब देखो 2 यहाँ पे लिखा हुआ उत्तर पद और पूर्व पद। एक चीज़ देखिए, अब जैसे यहाँ उत्तर पद या पूर्व पद क्या होता है? समास आप जानते हो कि 2 सार्थक शब्दों के मिलने से बनता है। जैसे प्रतिदिन से, प्रतिदिन शब्द जो है प्रति और दिन से बना है। जैसे यहाँ पे लिख दिया भरपेट, देखो इधर भरपेट, देखो इधर भरपेट लिखा हुआ है। तो भरपेट 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, भर और पेट। तो जो पहले शब्द आया है उसको कहते हैं पूर्व पद। क्या कहते हैं? पूर्व पद। और जो बाद में शब्द आया है उसे कहते हैं उत्तर पद। क्या कहते हैं? उत्तर पद। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो समास में जो पहले शब्द जो आया है, जो पहले शब्द आया है समास में, उसे कहते हैं पूर्व पद, और जो समास में बाद में शब्द आया है उसे कहते हैं उत्तर पद। तो यहाँ पर अगर आप देखो इसमें सब बता सकते हो तुम लोग। जैसे प्रत्येक, तो प्रतिधन एक, तो प्रति है पूर्व शब्द, पूर्व पद, और एक है उत्तर पद। जैसे यथा संभव, यथा धन संभव से बना होगा, तो यथा है पूर्व पद, संभव है उत्तर पद। आई मेरी बात समझ? तो पूर्व पद और उत्तर पद में समझ में आ गया कि नहीं? पूर्व पद और उत्तर पद का मतलब लिखा हुआ समासिक शब्द का दूसरा शब्द उत्तर पद कहलाता है, और पूर्व पद समासिक शब्द का पहला पद या पहला शब्द क्या कहलाता है? पूर्व पद। अब बचा प्रधान और अप्रधान। अप्रधान को ही गौण कहते हैं, ये भी याद रखना है कि अप्रधान कभी कभी नहीं लिखता है, गौण शब्द लिख करके दे देता है, ठीक है। तो प्रधान क्या होता है? प्रधान समझिए,
प्रधान का मतलब जो तुम्हारा समास बना है, समासिक शब्द जो बना है, ये समस्त पद जो बना है, ठीक है, उसका जो विशेष अर्थ आ गया है, वो जिस पद के कारण आया है वो पद प्रधान होगा। क्या होगा? प्रधान। जैसे अगर हम कहते हैं जीवन, तो तुम्हें नॉर्मल कल्पना होगी जीवन, अच्छा जो आज का जीवन चल रहा है, पशु पक्षियों का जीवन है, नॉर्मल 1-2 दिन का जीवन की बात करोगे, दिमाग में चलेगा। लेकिन अगर हमने कह दिया, लगा दिया जीवन के आगे आ लगा दी, आजीवन, जहाँ आजीवन लगा दिया पूरा अर्थ है बदल, पूरा जीवन भर, तो है जरूर छोटा सा शब्द आ शब्द जो छोटा सा जरूर है, लेकिन जीवन भर पूरा जो है प्रधानता किसकी हो गई? जीवन पर, आ की, जीवन पर प्रधानता किसकी हो गई? तो जो प्रधान पद हो जाएगा वो आ हो जाएगा, जबकि उत्तर पद जो है वो अप्रधान अर्थात गौण हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो उत्तर पद जो है ये कौन सा हो जाएगा? तो गौण या अप्रधान का मतलब समझ में आ गया, मतलब ऐसा पद जिसकी ज़्यादा वैल्यू ना हो उस समासिक शब्द में, और जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो वो प्रधान, जिसकी कम वैल्यू हो वो अप्रधान। यही तो बात होता है कि नहीं है? बात समझ पाए? जिसकी ज़्यादा वैल्यू वो प्रधान पद, और जिसकी वो अप्रधान या गौण। ये गौण शब्द याद रखना है आपको, ये भी बहुत बार आया है, ठीक है ना? अप्रधान या आप रट जाए, ये वाला ना रट के जाए, इसीलिए फ्लैश में हमने लिख दिया है उसको, ठीक है? क्लियर? तो अब देखो जो इसकी जो मेन जो हमने बातें हैं कि उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से समास आया, ठीक है, उसके जो मेन पारिभाषिक शब्द हैं वो सब आपको बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है? क्लियर? कोई भी डाउट अगर रह जाए तो पूछ लेना आप लोग। क्लियर? जैसे यहाँ पर अभी आपको सब में बताएंगे कि सब में गौण पद किस किस समास में होता है, प्रधान कौन कौन समास में प्रधान पद होते हैं, ये भी बताएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इस वाले खाने के पास। अब हम लोग ये देखेंगे कि प्रधानता के आधार पर, कौन प्रधानता? यही प्रधानता जो अभी बताया है, प्रधान पद अप्रधान पद, इसके आधार पर जो समास है वो कितने प्रकार का होता है। तो समास देखो मेन रूप से, मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। समास याद रखना, आपसे पेपर में पूछेगा कि समास मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 4। समास मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, लेकिन समास कुल कितने प्रकार का होता है? तो 6। ये याद रखेंगे। अगर केवल नॉर्मली प्रश्न आ जाए कि समास बताइए कितने प्रकार का होता है, तो 4 ही लगा के आओगे। कितना लगा के आओगे? 4। मेरी बात ध्यान रखना ये, ठीक है? लेकिन टोटल अगर कहते समास कुल कितने समास, तो 6। जनरली आपका ज़्यादातर उदाहरण जो सही माना जाता है वो 4 वाला माना जाता है, ठीक है? अब देखो कैसे समझते हैं। तो प्रधानता के आधार पर जो समास है वो मेन रूप से, मुख्य रूप से 4 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 4। तो पहला जो समास है उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। दूसरा जो समास है वो द्वंद्व समास। तीसरा समास जो है बहुव्रीहि समास। चौथा जो है तत्पुरुष। तो यही 4 है मेन कितने हैं? 4। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के 2 हिस्से हैं, 2 भाग हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय समास और द्विगु समास, ठीक है? तो पहले इनको याद करना, अभी हम इनकी ट्रिक बता देंगे, थोड़ी सी पहले इसको समझिए कि 4 प्रकार के ये समास मेन है। कितने प्रकार के मेन है? 4। कौन कौन सा? अव्यय भाव, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। और तत्पुरुष के 2 भाग हैं, कर्मधारय और द्विगु। कर्मधारय और द्विगु। अब ये जो बांटा गया है प्रधानता के आधार पर बांटा गया। प्रधानता मतलब समझा दिया अभी, प्रधानता मतलब कोई कौन सा पद प्रधान है, कौन सा पद जो है मेन है। तो प्रधानता के आधार पर अगर देखा जाए तो अव्ययी भाव जो समास होता है, तो अव्ययी भाव सबसे पहला समास है। ध्यान रखेंगे, ये भी पूछेगा तुमसे एग्जाम में कि बताइए अव्ययी भाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है, ठीक है? तो अव्ययी भाव समास, ध्यान सुनिए, अव्ययी भाव समास इसका पूर्व पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? तो पूर्व का मतलब आप समझे, पूर्व का मतलब पहला पद समास जो है वो प्रधान होता है। तो देखो अव्ययी भाव खुदे पहले नंबर पर आता है, तो उसका पहला पद जो है प्रधान होगा, पूर्व पद प्रधान होगा। ऐसे याद रखेंगे, अव्ययी भाव अच्छा 1 नंबर पर आता है, ऐसा 1 नंबर यानी पहला वाला इसका जो पद है प्रधान होगा। क्लियर? ऐसे इसको यहाँ से याद कर लेंगे। इसके बाद देखो फिर आप लोग यहाँ पर देखेंगे अव्ययी भाव के बाद आया है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व देखो, जब द्वंद्व आप पढ़ोगे तो द्वंद्व का मतलब एक तरीके से जब आप देखोगे शब्द का अर्थ ऐसा लग रहा है कि आक्रामक है, लग रहा है द्वंद्व है, लेकिन यहाँ द्वंद्व में एक और अर्थ, द्वंद्व अगर पढ़ो द्वंद्व, तो द्वंद्व का मतलब द्वि जैसा कुछ निकल रहा है, द्वि भी तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है? तो द्वंद्व मतलब दोनों, ऐसे याद कर लो हल्का सा लिंक करने के लिए। तो द्वंद्व समास के दोनों पद जो है प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, याद रखें। देखो अव्ययी भाव जो समास होता है
उसका पहला पद, प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान होता है। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है, यही एग्जाम में आएंगी, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण, आप इनको ध्यान से सुनिए। तो अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व। जबकि दूसरा आया द्वंद्व। अच्छा, द्वंद्व समास, दूसरे नंबर पर द्वंद्व। अच्छा, दोनों पद प्रधान हो गए। कैसे हो गए? दोनों पद प्रधान हो गए, दोनों पद प्रधान हो गए, ठीक है। जबकि बहुव्रीहि समास जो है, बहुव्रीहि जो समास है, अब बहुव्रीहि समास आया है, बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। तो पहले याद रखो, अव्ययी भाव पहला है, अव्ययी भाव का पूर्व पद प्रधान, द्वंद्व यानी दुई, अच्छा, दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि का कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान, ना पहला वाला, ना पूर्व वाला, ना उत्तर वाला। और फिर आया लास्ट बचा तत्पुरुष, तत्पुरुष में तो लास्ट दूसरा वाला हो जाएगा, तो उत्तर पद प्रधान। दूसरा नहीं याद रखना है, उत्तर पद मतलब पता होना चाहिए, ठीक है, उत्तर पद प्रधान। तो पहला याद रखो, अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान, अव्ययी भाव में पूर्व, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान। तीसरा कौन होता है? बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं है, ठीक है। और चौथा है तत्पुरुष, तत्पुरुष में उत्तर पद। अब एक चीज देखो, एग्जाम में तुम्हें ये रटाया जाता है किताब में, तो इसमें दे दिया जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब एक चीज देखो बच्चे, ये दोनों आपसे कहा कहते कर्मधारय समास में बताइए कौन सा पद प्रधान। तो कर्म, ये दोनों यही के हिस्से हैं, उत्तर इसके हिस्से हैं, तत्पुरुष समास के हिस्से हैं। तो भैया तत्पुरुष समास के हिस्से हैं, तो इनका भी कौन पद प्रधान होगा? उत्तरेय पद प्रधान होगा। तो ये आपको किताब में अलग से रटाया जाता है कि भैया इसको अलग अलग रटो, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो उत्तर पद इनके भी प्रधान होंगे। कौन से पद प्रधान होंगे? उत्तर पद प्रधान होंगे। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? बताओ पहले, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो बस अब प्रधानता वाली जो ये सिचुएशन है, इससे आप कंफ्यूज नहीं हो गए, बस तुरंत याद रखोगे। सबसे पहले अव्यय भाव आया था, अव्यय भाव का पहला है तो अच्छा पूर्व पद, दूसरे नंबर पर द्वंद्व आया था, द्वंद्व के दोनों, फिर बहुव्रीहि के कौनों नहीं, तत्पुरुष का उत्तर पद, और तत्पुरुष के दो हिस्से कर्मधारय और द्विगु, तो इसके भी उत्तर पद प्रधान हो। तो ये प्रधानता के आधार पर हमने इनको पढ़ लिया। अब जिसको अगर इनको नाम ना याद हो तो उसके ये भूल जाओ, तो उसके लिए एक ट्रिक है, आप उस ट्रिक को भी रख सकते हो, हालांकि आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर जिसको लगे तो अपना रख सकते हो। तो एक, ठीक है, ये हंसने वाली ट्रिक है, थोड़ी सी अपना देख सकते हो, ठीक है। तो इसके देखो ट्रिक का नाम है, देखो ये ट्रिक अपना रख सकते हो थोड़ा सा, अब के तो दे, ठीक है। अब की लगा दो चाहो तो, अब की तो दे, ठीक है, बात समझ पाए? अब की तो दे, छः के छः आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब की तो दे, तो कोनो भी मान लो बेचारा भिखारी भीख मांगने गया है, नहीं दे रहा, बार बार मार मार के भगाया जा रहा है, ठीक है, भगाया जा रहा है, तो कह रहा है कि अब के तो दे, इतने दिन से मार रहे, अब के तो दे। तो आ से अव्ययी भाव, ब से बहुव्रीहि, का से कर्मधारय, ता से तत्पुरुष, दा से द्वंद्व, दा से द्विगु, दा से द्वंद्व, दा से द्विगु। तो ये ट्रिक अपना रखना चाहो तो रख लो, वैसी आवश्यकता नहीं है इसकी, ठीक है। अगर तुम्हें लगे तो अपना रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 6 के 6 एक साथ आपके याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अपना इसको याद करना चाहो तो याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पर जो है समास का जो है लगभग चीज़ें समाप्त हो चुकी, परिचय पूरा समाप्त हो चुका है। अब हम सबसे पहला जो समास हमारा है अव्ययी भाव समास, उसको पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर। तो आप इसको नोट कर लें एक बार, और ये अगर ये लिखना हो तो अपना एक कोने में कहीं लिख लें इसको, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अव्ययी भाव जो समास है, इसको समझ लेते हैं, इसका क्या क्या है, मतलब आप इसको देख लेंगे। इतने सारे उदाहरण लिख दिए हमने यहाँ पर कि आपको और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इतने सारे एग्जाम्पल को आप रिवीजन करते रहिए, ठीक है, इसी में से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अव्ययी भाव समास के पढ़ते हैं। तो इसमें होता क्या है अव्ययी भाव समास में? पहले देखो एक चीज़ देखिए, अव्ययी भाव समास में जो इसका सबसे पहले पूर्व पद जो होता है वो अव्यय होता है। पूर्व पद क्या होता है? आपके तो पूर्व पद अव्यय, क्या अव्यय तो हमने पढ़ा नहीं है, कोनो बात नहीं पढ़ा है ना, कोई बात नहीं। आप ये समझिए कि पूर्व पद जो है वो होता है उपसर्ग। थोड़ी देर के लिए आप उपसर्ग समझिए, क्या होता है? पूर्व पद उपसर्ग होता है। अव्यय क्या होते हैं वो आगे हम आपको समझाएंगे, अभी आपको नहीं समझा रहे हैं, लेकिन अभी आप ये समझिए कि जिस समास का पूर्व पद उपसर्ग हो, क्या हो? उपसर्ग। अव्यय मेन होता है, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर के लिए आप उपसर्ग समझ लीजिए। तो जिस समास का पूर्व पद, पूर्व मतलब पहला वाला पद अव्यय हो तथा प्रधान हो,
पहला वाला पद अव्यय हो और प्रधान मतलब समझ रखिएगा कि नहीं, समझा दिया, प्रधान वही उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा है, कोनो आवश्यकता नहीं है परिभाषा की, बस इतना है कि अव्यय भाव समास में है जिसका पहला पद उपसर्ग हो और साथ ही साथ जो पहला पद है वो प्रधान हो। तो पूर्व पद याद रखना, पहला पद नहीं याद रखना, आपसे पूर्व पद ही पूछेगा, ये टर्म याद रखने हैं, आगे देखेंगे। इसके अलावा पूर्व पद देखो, जो अव्यय भाव समास है इसका पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद कैसा होता है? प्रधान। ये शॉर्ट में लिख दिया, पूर्व पद होता है प्रधान। पूर्व पद अव्यय होता है, क्या होता है? अव्यय, या उसी को उपसर्ग कह देंगे। पूर्व पद जो होगा, जो पहला और खास विशेषता क्या होगी, जो पूर्व पद होगा इसके वो छोटा होगा। पूर्व पद कैसा होगा? छोटा। जबकि जो उत्तर पद होगा वो बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा। अब यहाँ पर इतनी तो चीज़ हो गई, ठीक है, ये बात सही है, इतने से तुम्हारा सारे उदाहरण कवर में नहीं आएंगे। ये जो हम बात बता रहे हैं कि पहचान कैसे करनी, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको आपको रट लेना है। अगर ये रट लिया इतना तो तुमसे कोई भी अव्यय भाव समास का उदाहरण आ जाए, कहीं से भी आ जाए, तुम गलत करके नहीं आओगे। ऐसा नहीं कि तुम पहचान ना पाओ, पहचान लोगे। ठीक है, तो इनको याद रखना है। पहचान में आपको क्या याद रखना है कि जो अव्यय भाव समास होते हैं उसमें ये उपसर्ग आते हैं। ठीक है, और ये उपसर्ग कौन कौन आता है? देखो, चार चार करके याद कर लें। अनु आ प्रतिबर, अनु आ प्रतिबर, अनु आ प्रतिबर, यथा यावत हर, यथा यावत हर। तो चार पहले याद करो, अनु आ प्रतिबर, अनु आ प्रतिबर, यथा यावत हर, यथा यावत हर, अनु आ प्रतिबर 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 यथा यावत हर। तो बस ये तुम्हें याद रखना है। ये 7 उपसर्ग हैं, इन 7 उपसर्गों को अगर किसी भी उदाहरण में मिल जाए तो समझ जाना वो उदाहरण जो है वो इसी का है, अव्यय भाव समास का है। लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पर शब्दों का दोहराव होता है, ये भी याद रखना है। ये तुम्हारे किताब में नहीं दिया रहता है, लेकिन फिर भी आपको इसको याद रखना है कि शब्दों का दोहराव भी यहाँ पर होता है। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखेंगे तो आपका बिल्कुल क्लियर होगा। जैसे देखो, प्रतिदिन, अब यहाँ समस्त पद लिख दिए हैं, इसका विग्रह लिख दिए हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए। तो प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में देखेंगे, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन का करेंगे विग्रह तो प्रत्येक दिन। देखो, प्रति शब्द मिला है, प्रति लिखा है। ठीक है, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिधन एक, प्रत्येक, प्रतिधन एक। तो प्रत्येक मतलब प्रतिदिन, प्रत्येक, सॉरी प्रत्येक। ठीक है, हाथों हाथ। अब देखो यहाँ पर लिखा है शब्दों का दोहराव, हाथों हाथ, हाथ और हाथ 2 बार दोहरा के आया है कि नहीं? 2 बार आया कि नहीं? हाथ और हाथ 2 बार नहीं, हाथों हाथ। ठीक है, हाथों हाथ मतलब हाथ ही हाथ में, हाथों हाथ नहीं कहते किसी चीज़ को हाथों हाथ ले लिया। ठीक है, इतना प्रेम या स्नेह उस चीज़ के प्रति, हाथों हाथ, तुम, अच्छा तुम। तो हाथों हाथ मतलब हाथ ही हाथ में चीज़ हो रही है। ठीक है, नहीं कभी जो है हमारा जो छोट वाला लड़का रहा है, हाथों हाथ रहो बच्चा हमारा है, हाथों हाथ मतलब इतना प्रेम स्नेह रहा है कि छोटे पर बचपन में वो सबके हाथों में रहा, गोद में ही रहा है। ठीक है, तो हाथों हाथ जो शब्द है इसका हाथ ही हाथ में, ठीक है, कभी नीचे नहीं जमीन पे टहलाया गया उसको हाथ ही हाथ में। तो हाथों हाथ यहाँ पर आप कैसे पहचानेंगे? इसमें अगर दे दिया जाए उदाहरण कैसे पहचाना, अच्छा 2 बार आया है, वही शब्द रिपीट कर रहा है, बिल्कुल अव्यय भाव हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक है एक तरीके का पहचानने का। ठीक, आगे देखो, यथा संभव, यथा देखो लिखाया होगा कहीं, यथा लिखा है आगे, यथा संभव, इसको देखो, यथा संभव, यथा संभव समय के अनुसार, इसका ये भी याद रखना विग्रह। यथा संभव का मतलब समय के अनुसार। यथा शब्द जहाँ होगा उसका अर्थ जो होगा अनुसार, यथा का अर्थ क्या होगा? तो यथा संभव समय के अनुसार। भर पेट, तो भर देखो कहीं आया है, देखो, तो भर पेट, पेट भर के, भर पेट, पेट भर के। बेकाम, बिना काम के, बेकाम क्या हो जाएगा? बिना काम के। ये वाला इसमें नहीं दिया गया है, बे वाला, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको इसको रट लेना है। बेखटके, ठीक है, बिना खटके। ठीक है, बात समझ पाए? बेखटके मतलब निश्चिंत होकर के सोइए। दिनों दिन, दिनों दिन, दिन ही दिन में। ठीक है, दिनों दिन, दिन ही दिन में। तो ये इसका हो जाएगा क्या? विग्रह। आमरण, आ देखो आया इसमें, आमरण, आमरण। ठीक, आमरण, तो मरण तक नहीं, महात्मा गांधी जी आमरण अनशन करते थे। आमरण, आमरण अनशन, जब तक मर ना जाएंगे तब तक अनशन भूखे रहेंगे। ठीक है, तो आमरण मतलब मरने तक, आमरण। ये भी याद रखना है, ये भी पूछ लेगा, कहो कही दे कि बताइए आमरण का समास विग्रह क्या है? अब तुम पढ़ी कि नहीं गई हो, समास विग्रह रिपीट नहीं करी हो, तो कहाँ आमरण वो दे दिए तुम्हें, मरने तक, और अलग दे दे ठीक है, जन्म, जन्म से लेकर के। ठीक है, जन्म का क्या हो जाएगा? जन्म। देखो आ भी इसमें आया, आ दिखाया होगा कहीं ना कहीं, लिखा हुआ है। ठीक, आगे उधर देखो, गांव गांव, गांव गांव,
तो गाँव-गाँव, प्रत्येक गाँव, हर एक गाँव में सूचना पहुँच रही है, गाँव-गाँव, हर गाँव में पहुँचा दी गई, ठीक है। घर-घर, प्रत्येक घर, ठीक है, ठीक है, बात समझ पाए? तो ये समझ गया। निडर, तो डर रहित, निडर, डर रहित या बिना डर के, ये भी हो जाएगा। निडर का क्या हो जाएगा? बिना डर के। इसमें नी का नहीं लिखा है ना, नहीं, नी का नहीं है। आप चाहो तो लिख सकते हो भाई, कहीं ना कहीं याद करने के लिए, ठीक है। नी भी आ जाता है, लेकिन ये उदाहरण कुछ अलग है। ये वाले ज़्यादातर आते हैं, ये वाला एक आध मिल जाएगा। जैसे एक बे वाला मिल गया था, ये बेकाम वाला, और निडर वाला। आजीवन, पूरे जीवन भर, जीवन पर्यंत मतलब जीवन भर। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, ठीक है। प्रतिकूल, इच्छा के विरुद्ध। प्रतिकूल का मतलब क्या हो गया? इच्छा के विरुद्ध। रातों रात यानी रात ही रात में, रातों रात करोड़पति बन गया व्यक्ति, है। रात ही रात में जो है करोड़पति बन गया। कैसे? रात ही रात में कैसे बन जाए? चुरा यथा संभव, जैसा संभव हो। तो यथा, फिर इसमें देखो आ गया नी, निर्विवाद, बिना विवाद के, नी निर्विवाद। तो नी वाला भी चाहो तो आप लिख लो इसे, नी वाला यहाँ पे आया है, ये नी वाला आया है, तो अपना लिख सकते हो एक अलग से, अपना रट लेना बाद में। बे वाला भी आ सकता है। तो ये ज़्यादा हो जाएंगे, इतने मेन है, मतलब इसके उदाहरण कभी कभी आते हैं, ये जो हमने लिखाए हैं ये मेन है। आगे देखो, यथार्थ विधि, तो विधि के अनुसार। अनुकूल, कुल के अनुसार, ठीक है। यथेष्ट, जितना इष्ट हो, ये भी महत्वपूर्ण उदाहरण है, जितना इष्ट हो। बार बार, हर बार, बार बार मतलब हर बार। प्रत्यक्ष, अक्ष के सामने। प्रतिधन, अक्ष के सामने, अक्ष माने छाती, ठीक। आगे देखो, मारा मारी, मारा मारी मतलब मार के बाद मार। मारा मारी का मतलब यही तो होता है, मार के बाद मार, यही तो होता है। मारा मारी हुई गई मतलब वो ओखा मारी, तो तुम ओखा मारी, ओखे परिवार में ओखा देखी तो ओखा मारी, मार के बाद मारे तो यही मारा मारी का मतलब यही हुआ। लूटम लूट, तो लूटम लूट का मतलब लूट के बाद लूट। एक आदमी लूटा, मान लो ट्रक पलटेगा, टमाटर के समय वर्तमान में बहुत महंगे, टमाटर के ट्रक अगर पलटेगा तो गाँव के लोग देखिए, एक लूटना हो गाँव, अरे टमाटर, तो दूसरा ही है, तो लूटम लूट, लूट के बाद लूट, लूट हुई रही फिर ओके बाद लो, तो वो इधर लूटम लूट। नीरव, बिना रव के, रव मतलब होता है ध्वनि, बिना ध्वनि के। निरोग, ठीक है, बिना रोग के। तो नी वाले भी अपना लिख लें, इसमें हमने नहीं लिखा है। तो ये कुछ उदाहरण जो हैं अव्ययी भाव समास के हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद के उदाहरण और जो समास हैं, जैसे तुम्हारा और कर्मधारय समास हो गया, ठीक है, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, इनके उदाहरण हम लोग कल करेंगे, कल इनको समझेंगे, ठीक है। क्लियर, बात समझ पाए? तो बाकी आप इसी तरीके से इसको दोहराते रहिए, ठीक।